तो ये जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल आई बॉल को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो जब इनके डी जनरेशन हो जाएगी, ये थायराइड हार्मोन जो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म भी करवाता है, जब उसको तोड़ेगा प्रोटीन को, तो ये मसल्स के भी डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से ये लूज़ कर देगी अपनी, यानी उसकी जो ग्रिप होगी उस आई बॉल के ऊपर कम हो जाएगी, तो आई बॉल प्रोट्रूड हो जाएगा। ठीक है, अब आई बॉल प्रोट्रूड कर रहा है और साथ में पता है कि ऑप्टिक नर्व उससे कनेक्टेड होती है। जब आई बॉल इतना ज़्यादा प्रोट्रूड कर जाए कि वो ऑप्टिक नर्व पर स्ट्रेच क्रिएट करे और उसको डैमेज कर दे, तो इस कंडीशन के अंदर पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पता है जब आई बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है, हमारी आई लिड जो है हमारी आई बॉल को कवर करती है, लेकिन यहाँ पे आई लिड का साइज़ तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन आई बॉल जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आई लिड पूरा उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और रात के वक्त पे अगर आंखें बंद की जाएंगी तो कंप्लीट उसको कवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, एपिथेलियम उसकी ख़राब हो जाएगी, और इसे बोलते हैं अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाता है। BMR नॉर्मली पता है कि ये बढ़ा देता है, अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो तो ये 100 टाइम्स तक, 100% तक भी बढ़ा सकता है, 60 से 100%। और अगर हम नॉर्मली BMR की वैल्यू देखें तो +30 to +60 इसके अंदर नज़र आती है हमें। और जो TSH है, क्योंकि थायराइड हार्मोन नेगेटिव फीडबैक भेजता होता है कि TSH की प्रोडक्शन ना कराई जाए, तो थायराइड हार्मोन क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो TSH का लेवल यहाँ पे कम होता है। और तीसरा इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ के लिए है। उसके अंदर क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन थायराइड एडिनोमा के अंदर ये कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट आते होते हैं इसके, तो आपने क्या लिखना है, BMR जो है +30 से +60 तक हो जाता है, TSH का लेवल कम होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ग्रेव डिजीज़ के अंदर बढ़ जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाता है। जाहिर है थायराइड हार्मोन जो चीज़ उसको जो प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम उसको वहाँ से एक्सरसाइज कर दें, उसकी सर्जरी कर दें, निकाल दें उसको, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, या फिर रेडिएशन के थ्रू, ये आयोडीन, रेडियो आयोडीन की रेडिएशंस वहाँ पे सिक्रीट की जाती हैं, एमिट करवाई जाती हैं, ताकि उसको जो ग्लैंड है उसकी डिस्ट्रक्शन हो सके। लेकिन जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस पहले से करनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करवाते हैं। ठीक है, ताकि जब हम इसको निकालें, जब हम थायराइड ग्लैंड को निकालें, तो अचानक से जब थायराइड की डेफिशिएंसी हो, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो BMR जो बढ़ा हुआ है उसको प्रॉपर उसके मुताबिक एनर्जी नहीं मिल पा रही होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए पहले हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से BMR की वैल्यू कम होती है। पता है कि पेरोक्सीडेज पैक करता है और वहाँ से बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करा देगा। और सेकेंड, हम आयोडाइड देते हैं। आयोडाइड भी मैंने आपको जब ड्रग की रेगुलेशन कराई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आयोडाइड जो होता है वो हर लेवल पर जो है ना, वो जो सिंथेसिस हो रही थी, यानी कि थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस को भी कम कर देता है और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को भी कम कर देता है। तो हम आयोडाइड देते हैं ताकि थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस कम हो और जो साइज़ है ना ग्लैंड का कम हो जाए, ताकि सर्जरी जो है वो ज़्यादा डेंजरस ना हो, छोटे साइज़ की सर्जरी हो, कम साइज़ की सर्जरी हो। ठीक है, तो ये जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने हर चीज़ इसके अंदर देख ली जो कि हमारी बुक गाइटन के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे पहले काज आ जाते हैं, तो जैसे वहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, ग्रेव्स डिजीज़, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं हैशिमोटोस डिजीज़। उसके अंदर तो जो डेवलप हुई थी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो एक्ट कर जाती थी TSH की तरह, लेकिन यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी वो जाके डैमेज कर देंगी हमारे ग्लैंड को, उन डिस्ट्रक्शन करा देंगी। तो हैशिमोटोस डिजीज़ के अंदर ये होता है। इसके अलावा एंडेमिक कोलाइड गाइटर, देखिए हाँ, हमारा जो थायराइड हार्मोन बन रहा है वो आयोडीन देंगे तो वो बनेगा, लेकिन एंडेमिक कोलाइड गाइटर के अंदर क्या होता है कि वो जिस एरिया के अंदर रह रहे होते हैं ना, उस एरिया के अंदर जो वाटर होता है, जो सॉइल होता है, उसके अंदर नेचुरली आयोडीन की कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नेटिव्स रह रहे हैं उनके अंदर भी आयोडीन की नेचुरली कमी होगी। तो ये एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर होगा, क्योंकि सबको ही कम आयोडीन मिल रही है, तो इसे तभी बोलते हैं एंडेमिक कोलाइड गाइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से T3 T4 नहीं बनेगा। और थायराइड सर्जरी, देखिए यहाँ पे जब हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को होती है तो हम वहाँ पे थायराइड हार्मोन को निकाल देते होते हैं। तो थायराइड हार्मोन को निकालने के बाद, सर्जरी के बाद जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस भी बढ़ जाते होते हैं, या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट थेरेपी जैसे उसमें थी वो कर की जाए। उसके बाद एंजाइम एबनॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे किस किस लेवल पर हो सकती हैं कि थायराइड हार्मोन ना बने, ये हमने पहले जब रेगुलेशन की थी तब वहाँ पे हमने देखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले आयोडाइड ट्रैपिंग की जगह पर अगर एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, यहाँ पे जो है एक वो भी एक्ट करी थी, थायोसाइनेट ड्रग भी एक्ट करी थी, पेरोक्सीडेज जहाँ पे प्रोपाइल थायोयूरेसिल एक्ट कर रही थी,
कपलिंग रिएक्शन पेरोक्सीज एंजाइम उसके लिए प्रोपाइल थायोयूरेसिल था। और डी आयोडीनेशन जो है ना रीसाइक्लिंग के लिए ज़रूरी है। अगर डी आयोडीनेशन हम ना करवाएं तो आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो एंडेमिक कोलाइड गाइटर है इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। एक होता है एंडेमिक कोलाइड गाइटर और एक होता है इडियोपैथिक कोलाइड गाइटर। इडियोपैथिक का कॉज जो होता है वो अननोन होता है, मेजरली ही एंजाइम की डेफिशिएंसी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, किसी और डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पर। देखिए सिम्टम्स जो हमने इसके अंदर पढ़े हैं ना हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, उसको ही आपने इसके अंदर उलट कर देना है। लेकिन हमने इसकी कैटेगरीज 2 बना दी हैं। अगर तो जो है थायराइड की डेफिशिएंसी एडल्ट के अंदर हो तो उसे हम बोलते हैं मिक्सोडीमा और सिम्टम्स मिक्सोडीमा वाले आएंगे। अगर इन्फेंट्स के अंदर हो यानी कि मतलब बाय बर्थ हो तो उसे हम बोलते हैं क्रिटियनिज्म। ठीक है, तो अब पहले हम मिक्सोडीमा को देख लेते हैं। मिक्सोडीमा के अंदर अब ये काज नहीं पता है, लेकिन बस इसके अंदर ऐसा होता है मे बी जो है ये जो थायराइड हार्मोन है वो इन प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है, क्योंकि इसका काम है मतलब डिग्रेडेशन कराना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। लेकिन जब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो हाइलोरॉनिक एसिड और कंड्राइटिन सल्फेट जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं और क्योंकि प्रोटीन्स भी जो है प्लाज्मा प्रोटीन भी ज़्यादा हैं तो ये उसके साथ मिल जाती हैं। जब प्लाज्मा प्रोटीन या इंटरसेलुलर प्रोटीन किसी भी प्रोटीन के साथ जब ये हाइलोरॉनिक एसिड और कंड्राइटिन सल्फेट मिलते हैं तो एक जेल टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जेल बन जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो जेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है। एडिमा 2 तरह के होते हैं, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग। अगर तो सेल के अंदर एडिमा हो जाए, सेल के अंदर एडिमा हो तो तब वो बनता है नॉन पिटिंग। क्यों? क्योंकि देखिए सेल के अंदर जब एडिमा हो और हम यूं करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिमा हुआ है, अगर मैं यूं करके प्रेस करती हूँ, अगर तो सेल के अंदर एडिमा हुआ है तो क्या हम सेल को हद से ज़्यादा ऐसे प्रेस कर सकते हैं और जब हम यहाँ पे छोड़ूंगी तो वो वापस अपनी असल कंडीशन पर आ जाएगा। लेकिन जो पिटिंग वाला होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है एडिमा डिवेलप हुआ होता है, वहाँ पर जब हम ऐसे प्रेस करते हैं तो वो जो फ्लूइड होता है वो साइड्स पर हो जाता है और दरम्यान में स्पेस डेवलप हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जेल टाइप मटेरियल बना है तो यहाँ पे कौन सा एडिमा होगा, नॉन पिटिंग टाइप। और मोस्टली एडिमा किस किस जगह पर डिवेलप होता है, वो अंडर आइज़ में होता है, यानी कि बैगिंग ऑफ अंडर आइज़ हो जाती है, और साथ में फेस में होता है। ठीक है, इन जगहों पर ज़्यादा होता है, अंडर आइज़ और फेस के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिटिनिज़म। ये जो है क्रिटिनिज़म यानी कि बाय बर्थ हो। अब क्रिटिनिज़म की भी 2 टाइप आ जाती हैं। एक तो कंजेनिटल हो यानी कि म्यूटेशन हो जाए उस जीन्स के अंदर, जैसे हमने कहा था जीनोमिक लेवल पर ये कर रही होती हैं, तो जीन्स पर अगर इफ़ेक्ट हो तो कंजेनिटल हो जाता है। और एंडेमिक का मतलब यही है कि बचपन से ही आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही हो। ठीक है, तो उसी वजह से जो है एंडेमिक क्रिटिनिज्म हो जाता है। अब जो इसके इफ़ेक्ट्स होंगे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे जो कि हमने हाइपर में पढ़े हैं। वहाँ पे हमने कहा था कि जो है पर्सन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लगिशनेस डेवलप हो जाएगी। वहाँ पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओवर एक्साइटमेंट हो गई थी, यहाँ पे जो है वो अंडर एक्साइटमेंट होगी और साथ में ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्पेसिफिसिटी जो है ना वो इसकी ये है कि जो यहाँ पे अब थायराइड हार्मोन की कमी हुई है तो ये बोन्स की ग्रोथ को कम कराता है और सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अब देखिए जब सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा होगी और बोन की ग्रोथ कम होगी तो पर्सन क्या होगा, मोटा होगा एक तो, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। स्टॉकी का मतलब है कि छोटे से साइज़ का होगा। ठीक है, और शॉर्ट अपीयरेंस होगी, यानी कि ओबीज स्टॉकी टाइप ऐसे होता है। और दूसरा सॉफ्ट टिश्यू में बताएं कि हमारी जो टंग है वो भी सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई है, तो उसमें मैक्रोग्लोशिया बहुत ज़्यादा भी हो सकता है इस कंडीशन के अंदर, यानी टंग की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं गटरल ब्रीदिंग, यानी कि आवाज़ आती है जब हम सांस ले रहे होते हैं। और अगर टंग का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे गले को चॉक भी कर सकता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये क्रिटिनिज्म के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे BMR जो था वो +30 से +60 होगा था, यहाँ पे BMR जो है -30 से -50 तक चला जाएगा। वहाँ पे TSH का लेवल कम था, यहाँ पे TSH का लेवल ज़्यादा होगा। और थायराइड हार्मोन वहाँ पे जो है वो कम था और यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे ट्रीटमेंट यही होगी कि हम और जो है ना इसे पिल्स दें या फिर इसे इंजेक्शन से जो है ना थायरॉक्सिन प्रोवाइड करें। So this is all about clinicals related to thyroid hormone. If you have any query, you can ask in comment section, and please like the video and share this video with your friends. Promote my channel.